हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है हम लोग सीखेंगे और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट भी हम लोग करेंगे, कैसे हम गॉस लॉ को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो गॉस लॉ, गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा था कि कोई भी क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है? क्लोज सरफेस का मतलब होता है जैसे कि एक स्फीयर लाइक दिस, ये बॉल आप देख रहे हैं, ये एक क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस जरूरी नहीं है कि स्फीयर ही हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सरफेस जो सब तरफ से बंद है उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस। तो गॉस ने कहा कि एक क्लोज सरफेस से जितनी फ्लक्स लिंक्ड होती है, क्या मतलब इस बात का? तो इस क्लोज सरफेस से कुछ फ्लक्स ऐसे बाहर जा रही है और कुछ फ्लक्स ऐसे अंदर जा रही होगी। तो हम जब कहते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, तो हमारा मतलब होता है आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। ये हमारी आउटगोइंग फ्लक्स और ये हमारी इनकमिंग फ्लक्स। इसका मतलब है बच्चों कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड मतलब आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स जो आ रही है वो टोटल फ्लक्स लिंक्ड है क्लोज सरफेस से। अब गॉस ने ये कहा था कि ये जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू enclosed charged by epsilon naught। enclosed चार्ज का मतलब जो चार्ज इस सरफेस के अंदर है। ये कोई मटेरियल सरफेस नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी सरफेस है। हम कोई भी सरफेस एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कोई भी चार्ज है, हमने ये सरफेस एज्यूम किया। अब हमने गॉस के हिसाब से देखा तो गॉस ने कहा कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज चार्ज का मतलब है जो चार्ज अंदर प्रेजेंट है। अंदर बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, ज़्यादा। हम उन सब का क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे, उसको बोलेंगे एनक्लोज चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लोज सरफेस है, अंदर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, एक है -2 माइक्रोकूलम, एक है 3 माइक्रोकूलम। बाहर भी चार्जेस हैं 6 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है -3 माइक्रोकूलम, ऐसे कुछ चार्जेस हैं। यहाँ पे जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है एनक्लोज चार्ज की दैट इज जस्ट सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस। कौन से चार्जेस? जो सरफेस हमने एज्यूम किया है उसके अंदर के चार्जेस। तो 1 प्लस -2 प्लस 3 माइक्रोकूलम, तो ये आया आपका 2 माइक्रोकूलम। बाहर कितने चार्जेस हैं कितने नहीं हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है जब हम एनक्लोज चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एनक्लोज चार्ज जब हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ अंदर के चार्जेस को ऐड करना है साइन के साथ। साइन के साथ, ये ध्यान रखना, -2 को मैंने माइनस लिखा है। तो एनक्लोज चार्ज हम इसको भी। तो गॉस ने बोला था कि टोटल एनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। अब ये चीज इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूज भी करती है कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम कितने भी बढ़ा दें कितनी भी घटा दें, ये वाली क्वांटिटी जो है राइट हैंड साइड जो क्वांटिटी है ये तो बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो क्या बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं है? ये सवाल उठता है। तो हम देखते हैं कि वाकई में नहीं है। देखिए ये एक क्लोज सरफेस है, बाहर एक चार्ज रखा है, मान लो एक पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर एक फील्ड लाइन ऐसी गई तो आप देख रहे हैं ये एक बार एंटर हुई और एक बार एग्जिट हुई, ये यहां पे एंटर हुई और यहां पे एग्जिट हुई।
तो आप देख सकते हैं कि इसने टोटल फ्लक्स लिंक किया दी 0 इस क्लोज सरफेस के लिए। अगर ये क्लोज सरफेस नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन ये क्लोज सरफेस है, तो बाहर वाला चार्ज अगर कोई रखा है तो आप देख रहे हैं कि बाहर का चार्ज जितनी फ्लक्स एंटर करा रहा है उस सरफेस में, उतनी ही एग्जिट भी करा रहा है। तो बाहर वाला जो चार्जेस, जो भी बाहर चार्जेस हैं, उनकी वजह से हम देखेंगे तो नेट फ्लक्स जो हम देखेंगे उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली गॉस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो नेट फ्लक्स जो निकालेंगे वो होगा एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम इसमें अब हम गॉस लॉ को यूज करते हैं एक पॉइंट चार्ज के केस में। तो देखो कैसे होता है। एक पॉइंट चार्ज, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड है, फील्ड लाइंस ऐसी हैं, सब लोग जानते हैं सिमेट्रिकली फील्ड लाइंस सब तरफ जा रही हैं। अब यहां पे हमें एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना है या कंसीडर करना है। तो क्लोज सरफेस हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, गॉस लॉ वैलिड होगा, लेकिन हम जानबूझ के एक ऐसा क्लोज सरफेस लेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। ऐसा क्यों करेंगे वो आप अभी समझेंगे। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है स्फेरिकल। तो हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे। जो क्लोज सरफेस मैंने आपको बताया था उसको हम गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं गॉस लॉ में। तो एक हमने गॉसियन सरफेस लिया स्फेरिकल। क्यों लिया स्फेरिकल? क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल है, तो हर जगह फील्ड लाइन से कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमने एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया। अब इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखें तो जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सरफेस से बाहर की तरफ हम एरिया वेक्टर ले रहे हैं पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इस तरह से यहां से ds वेक्टर ऐसा हो। अब वहां पे अगर हम फील्ड की बात करें तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, लाइक दिस। ये बात हम देख रहे हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। अब आप देखें तो किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे ऐसा ही होगा। मैं आपको यहां करके बताता हूं। जैसे ये एक स्फीयर है और मैंने ये वाला सरफेस लिया है ds। इस ds वेक्टर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ds वेक्टर बाहर की तरफ। अब मैं वेक्टर e को दिखाऊं तो वो भी सेम डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। ये ग्रीन वाला ds वेक्टर है और ब्लैक वाला e वेक्टर है। आप देखें ऐसे जाएगा। अब मैं कोई दूसरा ds चूज करता, सपोज ये वाला, यहाँ पे भी जो e और ds होते वो ऐसे जाते। मैं कोई भी ds वेक्टर चूज करूं इस पूरे स्फीयर में, जो e और ds होंगे वो इस तरीके से जाएंगे। हर जगह e और ds पैरेलल होंगे पूरे स्फीयर में, एवरीवेयर, कहीं भी आप ले लो। तो आप ये चीज हर जगह बोल सकते हैं। तो E डॉट ds जब हम करेंगे, आपको पता है जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स होगी E डॉट ds और इसका इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लक्स होती है E डॉट a। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो ds सेक्शन में कितनी फ्लक्स होगी, वो होगी E डॉट ds। अब कोई दूसरे ds में कितनी फ्लक्स होगी, उसका E डॉट ds। तो यहाँ पे जब हम E डॉट ds करेंगे तो हर जगह E और ds के बीच में 0 एंगल है, तो इसको सॉल्व करना आसान होगा क्योंकि E डॉट ds होगा E ds cos 0 यानी E ds। तो ये काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब
एक और बात, जब किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब जो ई की वैल्यू है, जो ई का मैग्नीट्यूड है, वो हर पॉइंट पे सेम है। तो एक फ़ायदा और हो जाएगा, फिर हम वो कांस्टेंट ई को कांस्टेंट की तरह लेके इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, तो वो एक फ़ायदा हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल लेने का ये फ़ायदा है। आप देखें हम लोग करते हैं, पहले तो ये समझ लो इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन का। जब भी आप करते हो कि ये फ्लक्स निकालने के लिए, देखिए फ्लक्स निकालने का तरीका एक क्लोज सरफेस के लिए ये है, आप जनरल फ्लक्स जानते हो कि होता है E इंटू ई डॉट ए। तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे हमने निकाल लिया E डॉट डी एस, तो इस सेक्शन से कितनी फ्लक्स है लिंक्ड वो हमने निकाल ली, लेकिन उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन से ये वाली निकालनी है, तो इसका किया E डॉट डी एस, ऐसे इसका किया E डॉट डी एस। तो सारे E डॉट डी एस जो किए हैं उन सबको ऐड करना है तो नेट फ्लक्स आएगी। तो एडिशन का मतलब क्या हुआ, छोटी 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 चीज़ों को ऐड करना है, तो कैलकुलस में का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन। तो E डॉट डी एस का कर दिया इंटीग्रेशन। ये सर्कल जो है ये जस्ट एक सिंबल है, इसका मतलब ये है कि हमने एक क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन किया है, दैट्स इट। और कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक सिंबलिक फॉर्म है। एक हम इसको कहते हैं कि एक क्लोज इंटीग्रेशन हमने किया है। तो हमने पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दिया है, उसको शो करने के लिए कि पूरे सरफेस पे किया है, हम ये सर्कल दिखाते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन किया हमने। तो ये टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से। अब हमने करना क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए जब हम देख रहे हैं तो ये जो टोटल फ्लक्स आई है वो गॉस लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एनक्लोज चार्ज यहाँ कितना है तो देखना बहुत आसान है, इसके अंदर कितना चार्ज था, Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हो कि हर जगह E और ds कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं अब E ds। ये बात तो सबको समझ आ रही होगी कि हम इसको E ds लिख सकते हैं, क्योंकि E डॉट ds हर जगह पे कैसा होगा, पैरेलल। E और ds हमेशा पैरेलल होगा हर जगह पे। अब एक और चीज मैंने बताई थी, सिमेट्री की वजह से हर जगह E की वैल्यू सेम होगी। जब ये E कांस्टेंट हो गया इस इंटीग्रेशन में तो बाहर ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन ds। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन ds, वो भी क्लोज सरफेस में। इंटीग्रेशन ds में सारे ds को ऐड करना है, तो ये जो ds 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 सारे ऐड कर दें तो क्या बनेगा, ये पूरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो गॉसियन सरफेस लिया था वो स्फेरिकल क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था वो स्फेरिकल था। अगर हम स्फेरिकल ना लेते तो क्या होता, तो ये होता कि ये जो हमने डॉट करके यहाँ पे लिखा है इसको हम ऐसे नहीं लिख पाते, क्योंकि अगर E और S पैरेलल नहीं होते तो E डॉट ds होता E ds cos थीटा। मैं आपको पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से E की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। वाह, ये तो वही रिजल्ट है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r इज kq बाई r स्क्वायर। तो ये हमने एक तरह से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दिया यूजिंग गॉस लॉ। अब मैं आपको ये बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुने, कि अगर मैं स्फेरिकल सरफेस ना लेता तो क्या होता। मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा पॉइंट चार्ज। सपोज मैं स्फेरिकल सरफेस नहीं ले रहा हूं, मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहा हूं, ये लिया मैंने। अभी क्या होगा, फील्ड लाइंस तो ऐसी ही होंगी, लाइक दिस। अब फील्ड लाइंस ऐसी आई एक सिलेंडर में। अभी मैं यूज करूंगा गॉस लॉ, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन E डॉट ds
इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया पॉइंट चार्ज के लिए और ऐसे लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं इस E डॉट डी एस को ई डी एस नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? देखिए इस पोजीशन पे जो डी एस वैक्टर है वो ऐसा है और E वेक्टर है वो ऐसा है। ये मैंने सिर्फ एक पोजीशन दिखाई है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग पोजीशन पे ये एंगल जो है वो अलग अलग आएंगे। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाली चीज अब आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है आप देखो बदल रहा है हर जगह। आप यहां पे देखो थीटा 0 है, यहाँ पे कुछ और 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 है, सब जगह अलग अलग है। ये थीटा वेरिएबल हो गया, ये ई भी वेरिएबल हो गया। जो फील्ड है इस पॉइंट पे ई अलग आएगा, इस पॉइंट पे ई अलग आएगा, इस पॉइंट पे अलग आएगा, इस पॉइंट, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गॉस लॉ वैलिड नहीं है। अगर आप कोई भी एडवांस मैथमेटिक्स लगा के एनी हाउ अगर सॉल्व कर सकें तब सॉल्व करने पे रिजल्ट यही आएगा, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी कोई मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये वाली चीज़ हम, आप देख रहे हैं यहाँ से कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि गॉस लॉ वैलिड नहीं है। स्टिल वी विल से फॉर दिस cylindrical surface net flux length is this much q by epsilon naught। तो ये खूबसूरती है गॉस लॉ की कि उन्होंने नेट फ्लक्स बता दिया। डिपेंड नहीं करता है कि आप गॉसियन सरफेस कैसा ले रहे हो। तो ये चीज़ वैलिड है, ये चीज़ भी वैलिड है, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते या ऐसे नहीं लिख सकते। अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया तो गलत है, वहां पे नहीं लिख पाओगे। तो गॉस लॉ इज वैलिड बट वी कैन नॉट कैलकुलेट इट फर्दर। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो हम जानबूझ के ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं कि वो सॉल्व हो सके। अभी भी कोई आपसे पूछे कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस से कितनी फ्लक्स लिंक्ड है, इस गॉसियन सरफेस से कितनी फ्लक्स लिंक्ड है, तो अभी भी आपका आंसर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड अलग अलग जगह पे बदल रही है, एंगल बदल रहे हैं, लेकिन सब मिला जुला के देखा जाए नेट फ्लक्स लिंक्ड जो होगी वो तो वही फील्ड लाइंस टोटल है। फ्लक्स क्या होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो टोटल फ्लक्स फील्ड लाइंस जो सिलेंडर को कट कर रही हैं वो यहाँ स्फीयर को कट कर रही थी। और आप कैसा भी रैंडम क्लोज सरफेस ले लो, नेट फ्लक्स लिंक्ड जो आएगी वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगी, आप कैसा भी रैंडम सरफेस ले लेते। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि नेट फ्लक्स जो आएगी किसी भी सरफेस के लिए, कैसे भी रैंडम सरफेस के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आनी है। लेकिन फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप जानबूझकर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ही गॉसियन सरफेस लें ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। आप थीटा को 0 यहाँ पे कर सकें और आप इस कांस्टेंट को बाहर ले सकें ताकि आप सॉल्व करके ये लिख सकें। तो ये कहलाता है गॉस लॉ। और हमने पॉइंट चार्ज का आपको एप्लीकेशन, मान लो मैं एक डाइपोल ले लेता, -q + q। अब इसके लिए हम एक सपोज स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं ऐसे। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, तो आपका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि इसके लिए एनक्लोज चार्ज कितना है? 0। तो राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं हम Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, एनक्लोज चार्ज तो कैसा है? 0। तो दिस इज 0। क्या मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस इज 0। इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर जा रही होगी वो कैसी होगी? 0 होगी। लेकिन यहाँ पे
कुछ फ्लक्स आ रही होगी और कुछ फ्लक्स जा रही होगी और नेट मिला के 0 होगी। इनफैक्ट यहाँ पे कैसा फील्ड लाइंस कैसी होती हैं आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी होंगी, तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर कर रही होंगी उतनी फील्ड लाइंस यहाँ पे एग्जिट कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फ्लक्स 0 है। ऐसा नहीं कि वहां पे फील्ड है ही नहीं, फील्ड है, ये नेट फ्लक्स 0। दूसरी और चीज, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन E.ds। हमारा सरफेस कैसा है? स्फेरिकल। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखें तो अभी मान लो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं, तो इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड ऐसी आएगी और इस चार्ज की वजह से ऐसी आएगी, तो कुछ नेट फील्ड आएगी। तो मान लिया मैंने कि जो नेट फील्ड आ रही है वो ऐसी आ रही है। अब यहाँ पे जो ds है वो ऐसा है। तो ऐसे ही अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग E आएगा और अलग अलग थीटा आएगा, ये वाला। तो इस चीज को भी हम आगे सॉल्व आसानी से नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि फील्ड हर जगह सेम होगी। तो ये आप धोखे से ये मत कर देना यहाँ पे कि फील्ड 0 होगी, आपको वो वाला याद रहेगा, वो पॉइंट चार्ज वाला। आप कहोगे फ्लक्स 0 होगी तो फील्ड भी 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी नेट फ्लक्स 0 है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड है। सब छोटी छोटी फ्लक्स को ऐड करने के बाद 0 आ रहा है। अलग अलग पॉइंट पे कैसी है? फील्ड अलग अलग है। तो यहाँ पे अलग फील्ड है, यहाँ अलग फील्ड है, यहाँ अलग फील्ड है, यहाँ अलग फील्ड है। साथ ही साथ उनके जो एंगल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो सब नेट में जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटे छोटी d5 सारी फ्लक्स ऐड करने के बाद वो नेट करके 0 आ रही है। इसको हम आगे फर्दर इसको ऐसे यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है और ये 0 है। तो इतनी चीज अगर हम कहते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली नेट फ्लक्स, this is correct, good, but you cannot say like this कि EDS is 0। अब ये गलत हो गया, because angle theta is not 0, एंगल तो अलग अलग है सब जगह, ये गलत हो गया। ये तो और भी आगे की बात हो गई, ये तो गलत है ही है, ये यहीं पे गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस गॉसियन सरफेस के लिए हम अगर देखें तो नेट फ्लक्स तो 0 है, लेकिन फील्ड 0 नहीं कह सकते हम इस तरीके से। हाँ, अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा हुआ तो हमें कैसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए इसके लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो एक क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको नहीं मिल पाएगा इसके डायपोल के लिए। क्लोज्ड मिलना आसान नहीं है, नहीं मिलेगा। तो हम इसके लिए ऐसे फील्ड नहीं निकालते हैं गॉस लॉ को यूज़ करके। मैंने सिर्फ आपको एक बताया है तरीका कि अगर ऐसा दिया जाए तो नेट फ्लक्स 0 होगी, फील्ड को 0 मत लिख देना। फील्ड तो डायपोल की वजह से आप जानते हैं कैसी होती है, किस पोजीशन पे क्या होती है, पढ़ चुके हैं। तो एक एग्जाम्पल था ये। हाँ, अगर एक बाहर चार्ज रख देते यहाँ इसी क्वेश्चन में, एक बाहर चार्ज मान लो Q0 रख देते, अब भी नेट फ्लक्स जो होती वो कैसी होती? 0। हाँ, किसी पोजीशन पे E की वैल्यू जो होती वो बदल जाती है। ये वाली जो वैल्यू है उसमें बाहर के चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने E लिखा है, द फील्ड E इन द लेफ्ट हैंड साइड इन गॉस लॉ, फील्ड जो E है वो नेट फील्ड है, वो सिर्फ अंदर के चार्ज की वजह से नहीं है, वो सारे चार्जेस की वजह से है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड आ रही थी, मान लो इस पोजीशन पे ये जो फील्ड आ रही थी, इस बाहर का चार्ज में बाहर से अलग से लेके आया हूँ भी नया, तो ये वाली फील्ड जो है अब बदल जाएगी, मतलब एक और नई फील्ड आएगी और इसकी और इसका रिजल्टेंट कुछ नया फील्ड आएगी। तो एक नया E.ds वहाँ पे बनेगा, लेकिन सिर्फ वहीं पे नहीं चेंज होगा, हर जगह चेंज होगा। तो अल्टीमेटली जब आप देखेंगे तो अभी भी
जो नया वाला जो बना है हर जगह छोटा छोटा ई डॉट डी एस जब आप ऐड करोगे तो अभी भी जीरो आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उतने कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं देखें, सिंपल देखें, तो इस क्यू नॉट की वजह से जितनी भी फ्लक्स एंटर करेगी उतनी एग्जिट करेगी गॉस लॉ के हिसाब से, तो जितनी एंटर करेगी उतनी एग्जिट करेगी। इसका मतलब नेट फ्लक्स जो ये आउटर वाला चार्ज देगा वो जीरो देगा, जितना एंटर फ्लक्स को उतना ही एग्जिट करेगा। और अगर आप ऐसे नहीं देख रहे हैं, इस तरीके से सोचना चाह रहे हैं कि हम फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे हर पॉइंट पे ई की वैल्यू चेंज। वो आपसे पूछ सकता है कि बाहर चार्ज रखने से क्या ये पर्टिकुलर पोजीशन पे ई की वैल्यू बदलेगी? हाँ बदलेगी, पर्टिकुलर पोजीशन पे ई की वैल्यू बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी, पर्टिकुलर पोजीशन पे फ्लक्स बदलेगी, लेकिन टोटल फ्लक्स जब आप निकालोगे वो सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करेगी, तो टोटल फ्लक्स इस केस में अभी भी जीरो होगी। ये बात आपको समझनी